बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का आपका जो होम साइंस का सब्जेक्ट है, यानी कि गृह विज्ञान का। इसके कल के पेपर के लिए, कल यानी कि 20 दिसंबर 2024 को होम साइंस का आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है बच्चों, इसी की तैयारी के लिए हम अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है विद सॉल्यूशन पेपर नंबर 1, इसी को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे इसी पहले सैंपल पेपर के पार्ट नंबर 2 की रहने वाली है। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको आधे से ज़्यादा पेपर समझा दिया है। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पार्ट 1 का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके जरूर से देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपके होम साइंस के प्री बोर्ड के लिए पहले पेपर का हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सैंपल पेपर का पैटर्न समझ लीजिए। पेपर 3 घंटे का आएगा और ये 70 नंबर का रहने वाला है। पेपर के अंदर टोटल आपके जो है वो 4 खंड होंगे और 35 प्रश्न होंगे। खंड ए के अंदर 1 से 14 आपके एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, खंड खा के अंदर 15 से 18 केस आधारित प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के। और खंड जो आपका सी है, इसमें 19 से लेके 25 ये 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों, हम सेक्शन नंबर सी के 2 मार्क्स तक के जो क्वेश्चन है, या फिर ये कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25, ये मैं आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, आज हम 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लो, ए बी सी डी सेक्शन ये हैं आपके, और ये आपके क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप सभी बच्चे अपने आने वाले बोर्ड के एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हो, ठीक है, अच्छे नंबर लेके आना चाहते हो, तो क्लास 12 के लिए हमारे द्वारा बनाए गए 15+ सैंपल पेपर्स को आप बाय कर सकते हो। अभी के लिए हमारे पास में 4 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, फिजिकल, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। ठीक है, स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। वैसे तो एक सब्जेक्ट का प्राइस है बच्चों 299, लेकिन कुछ ही और सीमित समय के लिए आपको मैं ये कूपन कोड दे रहा हूँ TSP 50% ऑफ, ये कोड यूज कीजिए, आपको एक सब्जेक्ट 149 में मिल जाएगा। इवन कॉम्बो ऑफर के साथ में अगर आप इन चारों में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट को एक बार में बाय करते हो तो ये आपको 399 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने आज के पेपर के पार्ट 2 की वीडियो की। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए सेक्शन ए के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले एमसीक्यू आए थे, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से किया था। आपसे मैंने कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे पिछली वीडियो में, आपने आंसर भी दिए थे। ओके, फिर देखिए यहाँ पे आपका जो एक केस वाला क्वेश्चन था ना सेक्शन बी के अंदर, ये देख लो, केस आधारित क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आए थे हमारे सेक्शन सी के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन, जो कि 19 से लेके 25 तक थे। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन में आपको अथवा भी देखने को मिला था, इन्हें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो 25 ये रहा ना, खाद्य विज्ञान खाद्य प्रौद्योगिकी, यहाँ तक कर लिया था। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए 26 से लेके 29 ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये 3-3 नंबर के हैं। अब इनको हम करेंगे और बहुत ही अच्छे प्रश्न है, अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। इसमें पूछा गया है बच्चों, खाद्य संकट कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सभी को पता है बच्चों, खाद्य संकट कितने प्रकार के होते हैं, 3। अब आपको इन तीनों के नाम बताने हैं और ये होते क्या है ये बताने हैं। तो आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए खाद्य संकट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है बच्चों भौतिक, फिर है रासायनिक और फिर है जैव संकट। तो एक एक करके समझिए। सबसे पहले भौतिक की बात करें, भौतिक संकट कैसे होते हैं। यह कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है जो कि सामान्यतः खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता तथा रोग उत्पन्न कर सकता है। जैसे मान लेते हैं आप चावल खा रहे हैं या दाल खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कभी कभार आपने देखा होगा खाना खाते समय ना एक हल्का सा पत्थर का टुकड़ा हमारे दांतों में आ जाता है, ठीक है ना। तो वो जो पत्थर का टुकड़ा अगर आपने निगल लिया तो अंदर जाके ये पथरी बना देता है। साथ ही अगर भोजन में बाल पड़ जाता है तो ये बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। आप उसको खा तो लेंगे अगर खाना चाहेंगे तो, लेकिन वो आपको पचाने में बहुत ज्यादा दिक्कत देगा, ठीक है, क्योंकि आपके आपके मन में ना पहले ही छवि बन चुकी है कि ये खाना तो बस दिक्कत वाला है। इसी तरीके से यदि कोई कीड़ा पड़ जाता है तो उससे संबंधित भी भाई वो जो कीड़ा मरा है उससे बहुत ज्यादा टॉक्सिक निकलते हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक संकट होते हैं जो कि क्या होते हैं,
कि खाने के अंदर एक्चुअल में नहीं होते, बल्कि ऊपर से पड़े हुए होते हैं, पत्थर, बाल, कीट या फिर लकड़ी टाइप। ओके। सेकंड पॉइंट है रासायनिक संकट। ये कोई रासायनिक या हानिकारक पदार्थ होता है जो खाद्यों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या फिर जाने अनजाने में मिला दिए जाते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि आज के मॉडर्न जमाने में क्या हो रहा है, हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें आजकल बहुत ज्यादा रसायन का उपयोग किया जा रहा है। ओके। रसायन का, अन्य अन्य प्रकार के केमिकल्स का उपयोग करके हमें खाना सर्व किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे रसायन का उपयोग किया जाता है जो कि हम जानबूझ के मिला देते हैं, कई बार जो विक्रेता होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ये चीज़ होती है। अब आप जैसे फिंगर खाते हैं, तो फिंगर में मिलाए जाने वाले जो रंग है, वो तो हानिकारक है ही आपके लिए, है ना? तो ऐसी और भी एग्ज़ाम्पल है। तीसरा है बच्चों जैविक संकट। इसमें विभिन्न जीवधारी शामिल हैं, जिनमें सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं और ये सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं, इत्यादि। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बेसिकली मांस खाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज खाते हैं जिसके अंदर हो सकता है कि इसमें जीवित कीटाणु हो या फिर जीवित सूक्ष्म जीव हो, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तीन तरीके के संकट थे, समझ गए बच्चों अच्छे तरीके से? कौन कौन से? सबसे पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक और तीसरा जैविक संकट। कोई डाउट नहीं है आपका? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, शिशु देखभाल केंद्र क्या होता है? और एक अच्छा जो शिशु देखभाल केंद्र है, आप क्या उम्मीद करते हैं कि उससे किस किस प्रकार की सेवाएं आपको मिलनी चाहिए, यानी कि आपके बच्चे को मिलनी चाहिए? ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शिशु देखभाल केंद्र होता क्या है। शिशु देखभाल केंद्र एक संस्थागत व्यवस्था को दिया गया नाम है। किस संस्था को? ऐसी संस्था जो विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वाली अनुपस्थिति में देखभाल के लिए बनाया जाता है, जैसे कि आंगनवाड़ी है, ठीक है, तो उसी का एक छोटा रूप होता है शिशु देखभाल केंद्र। आज के मॉडर्न टाइम पे देखो क्या होता है कि जो माता-पिता हैं, वो बच्चे को जन्म तो दे देते हैं, लेकिन इस मॉडर्न लाइफ में वो उनको टाइम नहीं दे पाते, उनका देखभाल नहीं कर पाते, पालन-पोषण अच्छे से नहीं कर पाते। काम में वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इन शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना की गई है, जो कि ऐसे ही माता-पिता से जो बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते हैं, वो उनकी देखभाल करें उन बच्चों की। अब कई सेवाएँ दी जाती हैं, जैसे कि जो एक अच्छा शिशु होता है, ठीक है? मतलब शिशु के लिए भोजन की सुविधा होती है उसके खाने के लिए, उसको कैसे आराम दिलाया जाए, यानी कि वो थके ना, और उसको कैसे आराम दिया जाए, ठीक है? उसको मनोरंजन उसका कैसे किया जाए, विभिन्न प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं, ठीक है? और अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, यानी कि खेल-खेल में उनको सिखाया भी जाता है, ठीक है? और जैसे वो होता है ना कि काँ से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, ऐसे जब गा के बोलते हैं ना, तो बच्चों को अनौपचारिक तरीके से शिक्षा भी मिलती है। ओके, ये चीज़ें होती हैं। तो एक अच्छा शिशु देखभाल केंद्र क्या है और कौन-कौन सी सेवाएँ होती हैं? होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड क्राइसिस कैन बी देयर? तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों, आप यहाँ से पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं दोनों ही मीडियम में समझाऊँगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और क्रिटिकल हो जाएगा थोड़ा-सा। इसीलिए मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना। बाकी हिंदी में मैंने आपको समझा ही दिया है। और इंग्लिश में आपको क्या चाहिए? एक सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए ताकि आप लिख सको उसको, तो लिखने के लिए मैंने प्रोवाइड कर दिया है। कंप्लीट है। आगे, व्हाट इज़ अ चाइल्ड केयर सेंटर एंड व्हाट सर्विसेज डज़ इट प्रोवाइड? तो क्या है चाइल्ड केयर सेंटर? ये है। और कौन-कौन से सर्विस प्रोवाइड करवाता है? तो ये 3 चीज़, 4 चीज़ें। ओके? चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे हमें ना 3 टर्म्स दिए गए हैं। कौन-कौन से 3 टर्म्स? पहला टर्म ये है बच्चों कि निम्नलिखित को आपको परिभाषित करना है, जिसमें सबसे पहला है कार्य, दूसरा है आजीविका और तीसरा है जीविका। मतलब कार्य, जीविका और आजीविका। ओके? तो एक-एक करके तीनों ही पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि इनका अर्थ क्या है। ओके? चलिए, सबसे पहला कार्य, फिर जीविका, फिर आजीविका। कार्य क्या होता है? नियत परिणामों की गतिविधि का एक समूह है, जिसमें नौकरी व व्यवसाय के साथ अन्य गतिविधियां जैसे कि धार्मिक, कर्तव्य पालन, सामाजिक कार्य, परामर्श, उद्यम वृत्ति, परामर्श सेवाएं आदि शामिल है। यानी कि जब आप कोई गतिविधि करते हैं, ठीक है, ये उसी का परिणाम है। अब गतिविधि कैसे भी हो सकती है, आप कोई धार्मिक गतिविधि कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तो ये आपका काम है। आप, हमें पता है कि हमारे संविधान ने हमें टोटल 10 मौलिक अधिकार दिए,
ठीक है, सॉरी 10 मौलिक नहीं, 10 मौलिक कर्तव्य दिए, मौलिक अधिकार तो 6 है, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य दिए हैं। तो ये सब क्या है, उनका हम पालन करते हैं। तो वो क्या है, हमारे कार्य हैं। हम सामाजिक तौर पे कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, हम कोई नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं या कोई सेवा प्रदान करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे कार्य होते हैं। फिर जीविका आ जाती है। जीविका का अर्थ साधन और व्यवसाय है। व्यवसाय से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात जीविका क्या है, ये एक ऐसे साधन है, एक ऐसे व्यवसाय, ऐसे कार्य होते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। रोटी कपड़ा मकान इन सभी को प्राप्त करता है। ओके। जीविका में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निरंतर नए कौशल सीखता है, नई नई जानकारी प्राप्त करता रहता है और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए वो जिस क्षेत्र में है, टीचिंग में है, ट्रैवलिंग में है, ऑटोमोटिव में है, फैशन डिजाइनिंग में, वट, तो उसमें वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जीविका का जीविका एक जीवन प्रबंधन संकल्पना है जिसमें जीवन पर्यंत विकास होता रहता है। ठीक है, जीविका क्या है, एक तरह से किसी कार्य को करने के लिए जो कौशल चाहिए वो जीविका है। फिर आजीविका की बात आ जाती है। आजीविका के अंतर्गत आप कोई नौकरी करते हैं, आप कोई व्यापार करते हैं, कोई और कार्य करते हैं जिससे आपको पैसा धन अर्जित होता है, उसको हम बोलते हैं आजीविका। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पापा नौकरी करते हैं, आपके पापा बिजनेस करते हैं, आपके पापा कुछ और भी कार्य करते हैं जिससे धन अर्जित होता है, हम क्या बोलेंगे, वो आजीविका है। ओके, जिससे हमारे परिवार की मूलभूत आवश्यकता पूर्ति होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था बच्चों कार्य, जीविका और आजीविका के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो डिस्क्राइब द वर्क, करियर एंड लाइवलीहुड। तो वर्क की बात यहाँ पे करेंगे, लाइवलीहुड की बात यहाँ से, और मतलब दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ये कैरियर की बात आ जाती है और ये लाइवलीहुड की। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। अब ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही सिंपल सा है, इसको बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है 28, फैशन उद्योग की खुदरा संगठन प्रणाली को किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो, फैशन उद्योग में जो संगठन प्रणाली होती है, ये विभिन्न प्रकार की व्यापारिक सामग्रियों पे, व्यापार के आकार और लक्षित ग्राहक के आधार पे 3 भागों में विभाजित की जाती है। खुदरा संगठन प्रणाली किस आधार पे विभाजित होती है भाई, व्यापार की सामग्री क्या है, व्यापार का आपका आकार क्या है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, और आपका लक्ष्य क्या है ग्राहक के लिए, इसके आधार पे 3 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है छोटा एकल इकाई, अर्थात इसके अंतर्गत क्या होता है, ये उद्योग कैसे होते हैं, ये ऐसे उद्योग होते हैं जो किसी पड़ोसी या फिर स्थानीय दुकान, यानी कि आपके आसपास में, आपके घर के नीचे, आपके घर के अगल बगल में जो गलियों में दुकानें होती हैं, इनको हम बोलते हैं पड़ोस की स्थानीय दुकान। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं, छोटा एकल इकाई के अंतर्गत। अब दूसरी आती है बच्चों विभागीय स्टोर। ये कैसे होते हैं, इसमें अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि कपड़े की अलग दुकान है, ठीक है, खेल के सामान की अपनी अलग दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अलग दुकान है, ठीक है, पाइपिंग की अलग दुकान है, मोबाइल की अलग दुकान है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक में ही आ गया खैर। तो अपना ना इसमें एक अलग विभाग होता है, मेडिकल की अलग दुकान है, तो ये चीजें होती है इसमें। फिर स्टोर श्रृंखला आ जाती है, इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक ही ब्रांड और केंद्रीय प्रबंधन की फुटकर दुकान है जिनकी मानकीकृत व्यावसायिक विधियां और पद्धतियां होती हैं। देखो देखो, आपको शायद कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं ना एक रियलिटी वर्ल्ड से आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं आप किसी इस एरिया में रहते हैं, ठीक है, इस एरिया में एक दुकान है, ठीक है, जो कि कपड़ा भी बेचती है, ठीक है, वो एक दुकान कपड़ा भी बेचती है, राशन भी बेचती है, ठीक, वो इलेक्ट्रॉनिक भी बेचती है, वो और कुछ मेडिकल जो दवाइयाँ होती है वो भी बेचती है, ठीक है, जो कि आपके पड़ोस में ही है, एक स्थानीय दुकान है छोटी-मोटी, कुछ कुछ सामान उसने ले रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, छोटा एकल इकाई हो गया, ठीक है। अब विभागीय स्टोर में क्या हो जाएगा कि कपड़े की अलग दुकान, राशन की अलग दुकान, इलेक्ट्रॉनिक की अलग दुकान, मेडिकल की अलग दुकान, तो ये विभागीय में हो गया। अब स्टोर श्रृंखला में क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कपड़े में ही, तो कपड़े में जूते की अलग मतलब हम अच्छा कपड़े में मान लेते हैं कि अ, जीन्स की अलग दुकान है, ठीक है, और जीन्स की अलग ब्रांड की अलग दुकान है, ठीक है, इसको स्टोर श्रृंखला बोलते हैं। तो ये तीनों पॉइंट होते हैं इसके, समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए, अब इंग्लिश में
हाउ कैन द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ फैशन इंडस्ट्री बी डिवाइडेड। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, ओके, तो आप ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 28 था इंग्लिश में समझ गए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये हमारा 3 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, फिर 4-4 नंबर के और 5-5 के आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है बच्चों, गृह व्यवस्था विभाग के प्रमुख कार्यों की सूची बनाइए। यानी कि एक होटल के अंदर जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम, हिंदी में गृह व्यवस्था विभाग बोलते हैं, तो इसके क्या कार्य होते हैं एक होटल के अंदर वो बताइए, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला काम तो ये होता है कि होटल के अंदर जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं इनकी साफ सफाई रखता है, ठीक है। धुले हुए कपड़ों का रख रखाव और उनकी आपूर्ति करता है, यानी कि जो गेस्ट होते हैं उनके कपड़ों का रख रखाव जब ये धोए जाते हैं, ठीक है, उनको रखता है और उनकी आपूर्ति करता है, जब उन्हें चाहिए होते हैं उनको जाके दे देता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के लिनेन तथा ड्रेसों को बदलना, यानी कि आपके यदि रूम की बेड की ड्रेस खराब हो चुकी है या फिर चादर खराब हो गई है, पिलो खराब हो गया, तो ये आके उसको बदलते हैं गृह व्यवस्था विभाग के व्यक्ति, ठीक है। होटल के अंदर फूलों की सजावट करना, यानी कि आपने कई बार देखा होगा लोग बर्थडे पार्टीज मनाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग जो है अन्य फंक्शन मनाने के लिए जाते हैं, कुछ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो उस समय अगर आपको कोई विशेष सजावट चाहिए तो ये हाउसकीपिंग के जो व्यक्ति होते हैं वो कर देते हैं, ठीक है। अब होटल में ना एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फ्रंट ऑफिस, यानी कि नियंत्रण डेस्क। तो ये इसके माध्यम से प्रमुख कार्यालय, रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग, लेखा आदि विभिन्न विभागों में समन्वय और संचार स्थापित करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों गृह व्यवस्था विभाग के प्रमुख कार्यों के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। इंग्लिश में बच्चों वर्तमान युग में उपभोक्ता शिक्षा के महत्व को जारी कीजिए। तो वर्तमान के युग में क्या इंपॉर्टेंस है उपभोक्ता शिक्षा की, आइए समझते हैं। देखिए, उपभोक्ता शिक्षा की वर्तमान के टाइम पे बहुत ज्यादा है अहम उपयोगिता है इसकी। सबसे पहली तो उपभोक्ता को सही वस्तु खरीदने के लिए शिक्षित करना, यानी कि ये जो कंज्यूमर एजुकेशन है, उपभोक्ता शिक्षा है, यदि ये शिक्षा लोगों को दी जाएगी तो उससे क्या होगा, जो कंज्यूमर है, हम आम व्यक्ति, हम आम जो उपभोक्ता हैं, इन्हें ये नॉलेज मिलेगी कि वो एक सही वस्तु को खरीद सके, ठीक है। आज के टाइम पे उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता का सामान खरीदने का सही निर्णय लेने में सहायता करना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंज्यूमर एजुकेशन। साथ ही उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में, अपने दायित्वों के बारे में जानकारी भी मिलती है, क्योंकि आज के टाइम पे पता है क्या है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं इसको लेके हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमारी क्या क्या इसके प्रति हमारे दायित्व हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं। तो ये लोगों को पता ही नहीं आज के टाइम पे, ठीक है। और वो कुछ भी सामान लेके चले आते हैं और दुकानदारों ने कुछ भी पकड़ा देते हैं। तो ये चीज है। उसके बाद उपभोक्ता यदि वो शिक्षा ले रखा है कंज्यूमर एजुकेशन की, तो वो सतर्क रहेगा, ठीक है। वो बिना किसी दुकानदार के दबाव के, ठीक है, बिना विज्ञापनों के शिकार हुए वो अपने हिसाब से अपने लिए अच्छे प्रोडक्ट को खरीदेगा। आज के टाइम पे देखा होगा आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ गए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, हमें लगता है कि भाई अच्छी चीज है, यहाँ पे चमक रही है, कम पैसे में लोग खरीद रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो दिमाग में ना जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो हमारे एक ऐसी छवि उत्पन्न कर देते हैं कि शीघ्रता से ना बस ये खरीद लेगा आप, है ना। तो वही चीज है, हम भी उस चीज को खरीद लेते हैं। तो जब आप शिक्षित होंगे ना इस मामले में, तो आप इन विज्ञापनों का शिकार नहीं होंगे, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता, ये चीज है। उसके बाद सुरक्षित, विश्वसनीय है और एक अच्छी गुणवत्ता की जो वस्तु होगी वो हम पहले तो अच्छी गुणवत्ता वाली, सुरक्षित और जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं ऐसे खरीदेंगे। इवन हम उसे सस्ते दाम पे खरीद पाएंगे, ठीक है, यदि हम शिक्षित हैं इस मामले में, उपभोक्ता शिक्षा के मामले में। यदि प्रोडक्ट हमने जो खरीदा है उससे संबंधित यदि कोई समस्या आ जाए तो उपभोक्ता उसके मामले में उचित कार्यवाही कर सकता है, उसके लिए शिकायत दर्ज करवा सकता है, यानी कि जो कंज्यूमर कोर्ट है वहां पे शिकायत दर्ज कर सकता है कंपनी के खिलाफ या फिर उस दुकानदार के खिलाफ, ठीक है। तो यदि आज के टाइम पे उपभोक्ता शिक्षा के महत्व की बात करें तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये बहुत ज्यादा युवाओं को आकर्षित करते हैं अग्रेसिव तरीके से। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है
कि हम अपने अधिकारों को समझे, हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे क्या अधिकार, हमारे क्या दायित्व हैं, हम उसको जाने, ठीक है? क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को नहीं पता है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब इंग्लिश में देखते हैं कि लिस्ट द मेन फंक्शंस ऑफ द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। तो कौन कौन से मैन फंक्शन हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे के सारे। उसके बाद हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन इन द प्रेजेंट एरा। तो वर्तमान के युग में क्या इंपॉर्टेंस है भाई इसकी, ये रही इंपॉर्टेंस, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई हो और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है बच्चों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही से अपने सभी दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर दीजिए। और आप सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताना कि जो मैंने आपको समझाया क्या वो आपको समझ में आया या नहीं, या फिर हमें कोई सुधार करना चाहिए। ठीक है, कोई कमी है तो वो भी कमेंट में बताइए, ताकि हम उस पर विचार करेंगे और जरूर से उसका सम्मान किया जाएगा आपकी फीडबैक का। चलिए आगे बात करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले सेक्शन की, सेक्शन नंबर डी यानी कि खंड नंबर घ। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे 4-4 नंबर के कुछ क्वेश्चन आएंगे, फिर हमारे 5-5 नंबर के आएंगे। तो आइए ध्यान से समझेंगे हर एक क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है 4 नंबर का है और इसमें हमें अथवा भी यहाँ पे मिल गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन हमारा ये है कि आप एक उपभोक्ता हैं, जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तब वस्तुओं को खरीदते समय आप यानी उपभोक्ताओं की क्या क्या अपेक्षा होती है। ये जो क्वेश्चन है ना वो आप खुद से जोड़ के देखो, अर्थात एग्जाम्पल करो, आप ना इमेजिन करो कि आप एक कंज्यूमर हैं। ठीक है, आप किसी दुकान पे जाते हैं, कोई मेडिसिन खरीदते हैं, आटा दाल चावल वट एवर जो भी आप खरीदते हैं। तो जब आप कोई चीज खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपसे क्या-क्या अपेक्षा की जा रही है? ठीक है, आपसे क्या अपेक्षा की जा रही होंगी कि आपको कम कीमत में मिले, अच्छा मिले, प्रामाणिकता मिले, हमें उसके बारे में जानकारी मिले, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाला मिले, शुद्ध होना चाहिए। ये सारी चीज़ हमसे अपेक्षा की जाती हैं। बस वही हमें यहाँ पे आंसर में लिख देना है। क्या-क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो हम जो भी सामान खरीदने आटा, दाल, चावल, इलेक्ट्रॉनिक व्हाटएवर, तो वो हमें क्या मिले? उचित कीमत पर मिले। साथ ही वस्तु के बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिलनी चाहिए। वस्तु हम जो भी खरीद रहे हैं वो प्रमाणिक होनी चाहिए। ठीक है, हम जो भी सेवा ले रहे हैं वो प्रमाणिक होनी चाहिए, जाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि भाई ये सही में चलेगा ना, अच्छा है ना, अच्छी सेवा है ना इसकी। हम लोगों से भी पूछते हैं इसकी सेवा अच्छी है कि नहीं है, तो वो भी बताते हैं फिर। ठीक है, हमें एक अच्छी गुणवत्ता वाला सामान मिले। ठीक है, हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम 10 बार पूछते हैं भैया ये चलेगा ना 2-4 साल, कि 1 साल की गारंटी के बाद में खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये चीज हम ध्यान में लाते हैं। उसके बाद उससे मिलने वाला हर एक उत्पाद शुद्ध होना चाहिए। साथ ही उससे हर वस्तु सही वजन और सही माप की मिलनी चाहिए। दुकानदार सामान की बिक्री और प्रोत्साहन में नैतिकता दिखाए, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, जब आप किसी चीज को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपसे ये अपेक्षाएं की जाती है। अथवा में देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। ये आपको पॉलिटिकल वाली चर्चा नहीं करनी, आपको होम साइंस वाली चर्चा करनी है। आइए चर्चा करते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। विश्व व्यापार का संगठन विश्व व्यापार संगठन, इसका उद्देश्य व्यापार के समझौतों को लागू करना, व्यापार के झगड़ों को निपटाना, देश की व्यापार नीति के मुद्दों में सहायता करना, ये इसके मेन उद्देश्य थे। डब्ल्यूटीओ व्यापार को सहजता पूर्वक यानी कि अच्छे तरीके से कैसे किया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक कैसे किया जाए, ठीक है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भय के व्यापार कैसे किया जाए, इसके मामले में बातों को बताता है और स्वरूप ये इस तरीके से चले, इस पर ध्यान देता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ समझौते के अंतर्गत वस्तुएं, सेवाएं और बौद्धिक संपदा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। काफी छोटा पॉइंट है बच्चों डब्ल्यूटीओ के बारे में, तो यही है आपका मेन आंसर। वैसे तो 3 नंबर का है बट यहाँ पे 4 में आ गया, कोई बात नहीं। चलिए, डब्ल्यूटीओ के बारे में ये बातें पता चलेंगी। एक दो बातें अगर आपको और पता है तो वो भी लिख दीजिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इन्हीं को इंग्लिश में देखते हैं। यू आर अ कंज्यूमर व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू द कंज्यूमर वाइल परचेसिंग द गुड्स। तो क्या क्या आपसे अपेक्षा की जाती है, ये रही।
डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। छोटा पॉइंट है, यहां से लेके ये रहा आपका कंप्लीट। ओके ओके, तो अब हम बात करेंगे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31। और ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 31 क्या कहता है, फैशन चक्र को परिभाषित कीजिए एवं इसके चरणों को विस्तार से समझाइए। अब इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा के एक दूसरे तरीके से पूछ सकता है, और वो ये है, फैशन चक्र के विभिन्न स्तरों की पहचान कीजिए व इनको समझें। तो पहले समझते हैं फैशन चक्र क्या होता है। फैशन का समय के साथ बदलना फैशन चक्र के रूप में ही समझा जा सकता है। अर्थात पहले क्या होता था, अभी से 400-500 साल पहले, 200-300 साल पहले भी महिलाएं और पुरुष धोती पहनते थे, महिलाएं साड़ियां और पुरुष धोती और वो क्या बोलते हैं कुर्ता पजामा पहनते थे। ठीक है, और वर्तमान में क्या हो रहा है, फैशन के नाम पे आप सभी को पता है आज के टाइम पे फैशन के नाम पे क्या क्या पहना है। ठीक है, तो ये जो एक बदलाव है ना फैशन का, इसी को फैशन चक्र बोलते हैं। तो ये 5 चरणों में पूरा होता है। वो कौन कौन से सर? अब देखो इसको समझना बहुत ही आसान है। अभी आपको मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, सबसे पहला शैली की प्रस्तुति, लोकप्रियता में वृद्धि, लोकप्रियता की पराकाष्ठा, लोकप्रियता में कमी और शैली का परित्याग। ये टोटल है हमारे 5। ओके, सबसे पहले ये बच्चों शैली की प्रस्तुति। देखिए, कोई भी फैशन डिजाइनर क्या करता है कि लोगों में एक नई शैली उपलब्ध करवा देता है। रूपरेखा, रंग, आकृति, कपड़े के प्रकार आदि को बदलकर नए डिजाइन तैयार किए जाते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, मार्केट में आजकल के टाइम पे क्या है कि बहुत सारी जो जीन्स हैं, जीन्सेस यानी कि जो जीन्स हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, अब जो डिजाइनर वो क्या करते हैं, नॉर्मली उन्होंने फर्स्ट टाइम पे जो जीन्स थी वो नॉर्मल एकदम एवे ही, ठीक है, बिना कोई डिजाइन के ऐसे उन्होंने लॉन्च कर दी। ठीक है, अब उन्होंने रूपरेखा, रंग, आकृति, कपड़े के प्रकार में बदलाव करते हुए क्या किया, इस जीन्स के ऊपर, ठीक है, एक कट यहाँ पे लगा दिया, एक कट यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से थोड़ा सा धागा निकाल दिया बाहर, यहाँ से थोड़ा धागा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जेब लगा दी इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक नया फैशन बन गया। तो जब भी ये नया फैशन आता है तो क्या होता है, इस फैशन की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। अर्थात जब भी नया फैशन आता है तो ये लोगों को बहुत ज्यादा भाता है, तो लोग इसे बहुत ज्यादा खरीदते हैं, देखते हैं और पहनते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है। तो ये जो जीन्स थी वो मार्केट में आई, अब ये लोकप्रिय हो गई। तीसरा पॉइंट, लोकप्रियता की पराकाष्ठा, यानी कि जब भी कोई फैशन लोकप्रियता की ऊंचाई पर होता है तब कई अन्य जो निर्माता हैं वो उस फैशन की नकल करके कम मूल्य में रूपांतरित उत्पाद को बेचने लग जाते हैं। मान लेते हैं ये जो जीन्स थी किसी ब्रांड की है, A+B कोई भी ब्रांड है, इस ब्रांड की ये जीन्स है जो कि अराउंड 10K की है। ठीक है, तो गरीब लोग हाँ जो है उसे खरीद नहीं पाएंगे। तो जो और निर्माता होते हैं ना, छोटे मोटे निर्माता, वो क्या करते हैं, इसकी छोटी नकल बना देते हैं जो कि अराउंड मान लेते हैं कि 500 रुपए तक में बन जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब ये जो है अब लोगों तक बहुत ज्यादा पहुंचने लग जाएगी। ठीक है, अब ये पहुंचेगी तो क्या होगा, लोकप्रियता में कमी होगी, क्योंकि पहले लोग तरसते थे कि भाई 10,000 की जींस कैसे खरीदेंगे। अब इस किसी अन्य निर्माता ने क्या किया, उसको 500 रुपए में मार्केट में उतार दिया नकली के तौर पे। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो जो चीज थी वो अब आ चुकी है मार्केट में, लोग खरीद भी चुके हैं। तो अब क्या हुई, उसकी लोकप्रियता में कमी आ गई। ठीक है, फिर होता है शैली का परित्याग। तो अब क्या होगा, ये कट, धागे, जेब वाली जो जीन्स थी अब ये अप्रचलित हो जाएगी। अब फिर कोई नया डिजाइन आएगा, जैसे मान लेते हैं कि अब ना ये इतना जीन्स कटा हुआ होगा, ये जीन्स यहाँ पे जो पैर का आधा हिस्सा होता है ना वहां से ये कटा हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई नया फैशन आएगा तो वो नया फैशन चक्र शुरू हो जाएगा। तो यही होता है एक फैशन चक्र। ठीक है, देखो काफी बढ़िया एग्जाम्पल दिया है मैंने, एकदम मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़ा हुआ। तो अब आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखें, डिफाइन फैशन साइकिल एंड नेम इट्स स्टेजेस, आइडेंटिफाई द एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल। तो सबसे पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ स्टाइल, इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, डिक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड अपडेटमेंट ऑफ स्टाइल, इस तरह से। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें बेसिकली आपके पता है 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन भी है, 3-3 नंबर के भी 2 क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन किया है, अल्प पोषण के उत्तरदायी घरेलू यानी कि पारिवारिक और मूलभूत कारक, अर्थात
वर्तमान में जो अल्पपोषण है वो व्यक्तियों में है, हमें पता है। इसके लिए घरेलू यानी कि पारिवारिक कारण क्या है और मूलभूत कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्पपोषण के लिए उत्तरदायी घरेलू यानी कि पारिवारिक कारण। सबसे पहला कारण ये है बच्चों कि भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता, यानी कि वर्तमान के टाइम पे लोगों को जितना खाना उनके शरीर को मिलना चाहिए वो उन्हें मिल ही नहीं पाता है। दूसरा, अपर्याप्त मात्र एवं शिशु देखभाल के तरीके। वर्तमान में लोग शिक्षित ही नहीं है कि वो अपने हाल के हुए बच्चे की देखभाल कैसे करें, शिशु की देखभाल कैसे करें, गर्भवती महिला की देखभाल कैसे की जाए, ये उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है। अपर्याप्त जल सफाई और स्वच्छता। जब हमारे पास पीने योग्य उतना जल नहीं होगा जितना हमें चाहिए, सफाई नहीं होगी, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अल्पोषण आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे शरीर को एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी, इतना तो चाहिए चाहिए। और 8 से 10 गिलास का मतलब है मेरा कम से कम 3 से 4 लीटर। वैसे साइंस तो बताती है 5 से 6, लेकिन मैं कम से कम 3 से 4 लीटर मान के चलता हूँ। और इतना पानी नहीं मिलेगा तो कुपोषण होगा ही होगा। अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, यानी कि कहीं कहीं तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ही नहीं, और कहीं पे अगर हैं भी तो उन तक पहुंचने का तरीका बहुत जटिल बना दिया गया है। ठीक है, तो इससे भी अल्पपोषण आ जाता है। अपर्याप्त जानकारी तथा महिलाओं, वृद्धजनों और बालिकाओं के प्रति भेदभाव, यह सबसे बड़ा कारण। क्योंकि आजकल के टाइम पे महिलाओं के साथ में और जो बुढ़े लोग होते हैं, ठीक है, वृद्ध लोग जो होते हैं इनके साथ में, और कुछ अभी भी समाज में ऐसे सामाजिक समूह हैं जो कि स्त्रियों को अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा, इसके प्रति जागरूक नहीं है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अपर्याप्त शिक्षा। तो ये सभी पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। ठीक है, समझिए अच्छे तरीके से क्या है इसके घरेलू यानी कि पारिवारिक कारण। अब बारी आ जाती है अल्प पोषण के लिए उत्तरदायी मूलभूत कारण। सबसे पहला, वास्तविक संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता का अभाव। अर्थात वास्तविक संसाधन की मात्रा और गुणवत्ता का अभाव क्या है? एग्जाम्पल के लिए जनशक्ति, मानव संसाधनों। एक सेकंड, ये क्या है इसमें? अब एक सेकंड, इसको आप भूल जाओ। हाँ, यहाँ से देख लो बेशक से, उसको भूल जाओ, इसको देखो। राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं हमारी जितनी भी है, इसमें महिलाओं की स्थिति, समस्याओं का समाधान करने हेतु कार्यक्रमों के लिए धन का आवंटन, पर्यावरणीय निम्नीकरण और जैव विविधता का ह्रास, ये सभी मूलभूत कारण हैं। साथ ही संभावित संसाधनों की कमी जैसे पर्यावरण प्रौद्योगिकी और लोग, तो ये भी इसके लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी है पोषण के लिए। तो ये कुछ कुछ पॉइंट थे। ठीक है बच्चों, मेनली जो आंसर है ना वो आपका पारिवारिक यानी कि घरेलू कारण के लिए है। ओके, इंग्लिश में राइट दी डोमेस्टिक और फैमिली एंड बेसिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अन अंडर न्यूट्रिशन या फिर अन न्यूट्रिशन। तो ये पहले तो हो गए आपके फैमिली एंड डोमेस्टिक, उसके बाद में ये कुछ पॉइंट। अब बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 33 की। ये क्वेश्चन तो नॉर्मली इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जिसे आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन ये है, सूचना संचार प्रौद्योगिकियां विकास की भावी वायकाएं टिप्पणी कीजिए। अर्थात वर्तमान में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचर है, ठीक है, हमारे विकास का। आप ये कैसे कह सकते हैं? तो हम ये इस तरह से कहते हैं, सूचना एवं संचार समावेश विकास की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्रसारण और दूर संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। अर्थात कंप्यूटर जो पीसी है, लैपटॉप है, इसके हार्डवेयर, इसके सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो डिजिटल प्रसारण होता है, ठीक है, ये सभी इसमें शामिल हैं। इससे होता क्या है? इससे विश्व के सभी देश आज सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर पा रहे हैं, साथ ही जनता को सूचना एवं जानकारियां प्रदान कर पा रहे हैं। जैसे कि आज के टाइम पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, तो वो किसके माध्यम से पहुंचती है? इसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ठीक है, पूरे विश्व में मोबाइल फोन के बढ़ते प्रयोग ने बाजार, जन सुविधाओं एवं सेवाओं तक आम जनता की जो पहुंच है वो कम और सुविधाजनक भी बना दी है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे कि बैंकिंग हो गया, किसी चीज को खरीदना है, स्वास्थ्य संबंधी सेवा है या फिर कोई व्यापारिक लेन देन है, तो वो हम घर पर बैठे ही आसानी से मोबाइल से ही कर सकते हैं। इवन हम भारत में बैठे बैठे इंडिया मतलब इंडोनेशिया से लेके
अमेरिका किसी देश का जो ट्रांसफर है, मनी ट्रांसफर, किसी प्रकार का व्यापारिक लेन देन, किसी प्रकार का और भी चीज, वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, बैंक में जाओ, लाइन लगाओ, ठीक है, फिर अपनी बारी का वेट करो, 2-4 घंटे उसी में लग जाता है, बीच में लंच हो जाए तो आधा घंटा और वेट करो। तो और घर पे बैठे बैठे मात्र आपके एक क्लिक से सारा काम हो जाता है, तो समय, धन, सब कुछ बचता है। सूचना संचार प्रौद्योगिकियां विकास की भागीदारी इसलिए भी हैं क्योंकि इसके द्वारा ही निर्धन तथा पिछड़े हुए लोगों के जीवन यापन में सुधार आया है तथा उसे और बेहतर बनाना संभव हो पाया है। और इसकी वजह से आज देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे बहुत ही ज्यादा विकास भी कर रहे हैं और उनके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन भी ला रहे हैं। ठीक है, चलिए 33 हो गया आपका। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ये हो गया आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर द फ्यूचर व्हीकल ऑफ डेवलपमेंट, कमेंट तो कर देंगे कमेंट इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 प्लस 35। ये दोनों क्वेश्चन हमारे 5-5 नंबर के हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सबसे पहला ये है बच्चों कि देखो, रेड रिबन एक्सप्रेस को भारत में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2007 को लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछा जाए रेड रिबन एक्सप्रेस को भारत में कब लॉन्च किया गया था, यदि एमसीक्यू में, तो कब? 1 दिसंबर 2007 को। अब ये क्या था? तो यह एचआईवी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संचार अभियान है। तो रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है? यह एक राष्ट्रीय संचार अभियान है। विभिन्न सूचना शिक्षा संचार आईईसी इन विधियों के माध्यम से खतरनाक बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी यहाँ पे प्रसारित की गई। अब रेड रिबन एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? दूसरा है, बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आईईसी गतिविधियों की गणना कीजिए। इस कार्यक्रम में कौन सी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल थी, उसके बारे में बताइए। तो ये बातें आप बताएंगे। ठीक है, अरे सर जी आंसर तो बताया ही नहीं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेड रिबन एक्सप्रेस के उद्देश्य के बारे में। तो देखिए, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं जो कि अलग से 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट ये है बच्चों, रेड रिबन एक्सप्रेस का सबसे पहला उद्देश्य ये था कि प्राथमिक निवारण सेवाओं के बारे में सूचनाओं को प्रचार करना। दूसरा, बीमारी की समझ उत्पन्न करके लोगों में ये बताना कि ये बीमारी आखिर होती कैसे है, इसकी समझ उत्पन्न करके। ठीक है, और ये जो बीमारी है इसको कलंक माना जाता है, तो इसको कलंक ना माने, इसको शिक्षित करके इससे पीड़ित, इस बीमारी से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, इनके प्रति भेदभाव को कम करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा, ये जो बीमारी है इसकी रोकथाम कैसे की जाए। ठीक है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ठीक है, अगर ये है, रोकथाम कैसे हो, और अगर संभावनाएं भी हैं तो कुछ स्वास्थ्यप्रद आदतें अपनाकर, अपनी जीवन शैली में अच्छी आदतें अपनाकर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों को जानकारी दे सकती है, ये इसके उद्देश्य है। दूसरा, कार्यक्रम में किए गए आईईसी गतिविधियां क्या है? तो सबसे पहला है नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, कहानियां, समूह परामर्श सत्र, ये कुछ होते हैं। ठीक है। तीसरा, निम्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में एजेंसियां शामिल थी, जैसे कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जिसे नाको बोला जाता है, नेहरू युवा केंद्र संगठन। ठीक है, इसके बारे में 5 नंबर का आपका एक अलग क्वेश्चन बनेगा, जो आपको मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 में समझाऊंगा। यूनिसेफ और यूएनएड्स आदि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, भारतीय रेलवे भी है इसके अंतर्गत। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, वेल, ये रहा हमारा रेड रिबन एक्सप्रेस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो रेड रिबन एक्सप्रेस के बारे में आप यहाँ से इन सभी पॉइंट को इजीली रीड आउट कर सकते हैं। और रही बात क्वेश्चन के आंसर की, तो वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ओके ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 34 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने पेपर के सबसे आखिरी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? गृह व्यवस्था विभाग के कार्मिकों के उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। अर्थात एक होटल के अंदर
जो हाउस कीपिंग मैनेजमेंट पार्ट होता है, इसके अंदर काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनके क्या कर्तव्य होते हैं, इनके क्या दायित्व होते हैं, वो हमें यहाँ पे बताने हैं। ओके, तो एक होटल के अंदर गृह व्यवस्था विभाग में शामिल जो व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहला कार्य है कार्यकारी गृह अनुरक्षक का। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गृह अनुरक्षक, तो ये क्या करते हैं, इसका उत्तरदायित्व ये होता है कि होटल के अंदर उपलब्ध जनशक्ति, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, धन, समय, अन्य जो संसाधन हैं, इनका उपयोग सही तरह से हो। साथ ही वह गृह व्यवस्था विभाग की एक समय सारणी बनाता है, ठीक है, कि किस टाइम पे कौन सा काम किया जाएगा, कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, कौन सा कर्मी क्या कार्य करेगा। स्वच्छता का ध्यान रखता है, कार्य सही टाइम पे हो, ये उसका नियंत्रण रखता है। दूसरा व्यक्ति है सहायक गृह अनुरक्षक। तो ये क्या करता है, यह एक ड्यूटी सारणी तैयार करता है और ये देखता है कि होटल में किस प्रकार की स्वच्छता और कर्मचारी जो है वो अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार के ये इसकी सहायता करता है। तीसरा, डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक। ये क्या करते हैं, डेस्क यानी कि जो फ्रंट ऑफिस टाइप में होता है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो गृह व्यवस्था विभाग का एक व्यक्ति ये क्या करता है, यह अतिथियों के प्रस्थान की सूचना के लिए प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस से समन्वय रखता है। ठीक है, यानी कि अतिथि आते हैं या जाते हैं, कब आए कब गए, तो ये उसकी सूचना वहां तक पहुंचाता है। जो कमरे खाली हो जाते हैं उनकी सफाई करवा के कमरों को तैयार करवाता है और इस डेस्क पर 24 घंटे एक व्यक्ति को रहना ही पड़ता है, क्योंकि कोई व्यक्ति रात में भी आता है, दिन में भी आता जाता है, तो यहाँ पे 24 घंटे एक व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। उसके बाद एक आता है तल पर्यवेक्षक। ये क्या करता है, प्रत्येक तलयान की प्रत्येक मंजिल पर एक पर्यवेक्षक होता है, हर एक मंजिल पे, जो कि अतिथियों के कमरे, गेस्ट के जो रूम्स होते हैं, गली, सीढ़ी व रसोई घर की स्वच्छता व देखभाल के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि इसका ये काम होता है, तल पर्यवेक्षक। फिर आता है कमरा परिचर। तो अतिथियों के कमरों तथा स्नान गृहों की ये सफाई करता है, जबकि जो गृह अनुचर होते हैं, ये गृह अनुचर वैक्यूम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, फर्नीचर खिसकाने तक का कार्य करते हैं। ठीक है, देखो, परिचर अलग है, परिचर अतिथियों के कमरों स्नानगृहों की सफाई करते हैं, और जो गृह अनुचर होते हैं ये वैक्यूम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछे लगाते हैं, फर्नीचर खिसकाते हैं, ये काम करते हैं। फिर आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक। ये क्या, देखो नाम से पता चल रहा है ना, सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक अर्थात दफ्तर, रेस्टोरेंट आदि को स्वच्छ रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह गृह अनुचरों से कार्य लेते हैं तथा मुख्य प्रवेश जैसे जो मेन गेट होता है होटल का, जो गलियां होती है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, इनकी सफाई करता है। फिर आता है माली। तो माली जो है ये उद्यान का रखरखाव करता है और होटल के विभिन्न भागों में पुष्प सज्जा करता है। उसके बाद लिनेन कक्ष पर्यवेक्षक होता है। ये होटल में विभिन्न भागों में जरूरी लिनेन, वस्त्र, वर्दियां, ठीक है, वर्दियां जो होती हैं इनकी आपूर्ति करता है, क्योंकि होटल में एक वर्दी पहननी होती है, तो वो सही हो, सभी पहन रखे हो, ये उनकी स्वच्छता के लिए उत्तरदायी होता है। ये बात है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। देखो, होटल के बारे में बहुत सारी और भी जानकारियां हैं, अलग अलग सैंपल पेपर में अलग अलग जानकारी आपको मैं देता हूँ, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 का अब जो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हमारे 5-5 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के अलग से कई क्वेश्चन निकल सकते हैं। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या है, डेविड नाम का एक व्यक्ति न्यूयॉर्क से भारत आता है एक स्वयंसेवी संस्था प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, आपको यह बताना है कि वर्तमान में उसे बच्चों, युवाओं और वृद्ध जनों में से प्रत्येक के लिए चल रहे 2-2 कार्यक्रमों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, यानी कि आपको बच्चों, युवाओं, वृद्ध जनों के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में बताना है, और हर एक के लिए 2-2 बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक के लिए 3-3 बताऊंगा, ताकि यदि आपसे 3 पूछे जाएं अलग से 3 या 4 नंबर तो आप उससे बता सको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों के लिए कार्यक्रम, यानी कि संस्थाएं। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है समेकित बाल सेवा। ये क्या होती है भाई, समेकित बाल सेवा इंग्लिश में ICDS बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें बच्चों के लिए स्वास्थ्य, उनका पोषण, उनकी स्वच्छता और उनकी शिक्षा के लिए यहाँ पे कार्य किए जाते हैं।
3 से लेके 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जाती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक भोजन तैयार किया जाता है। उनकी वृद्धि की निगरानी की जाती है, टीकाकरण किया जाता है उनके लिए विटामिन पूरकों और पूरक आहार को प्रदान किया जाता है। ये चीजें आती हैं। अब दूसरा इसके अंतर्गत आता है एसओएस बाल गांव। ये क्या होते हैं? यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जो कि उन अनाथ या फिर परित्याग बच्चों को परिवार आधारित दीर्घावधि की देखरेख प्रदान करता है जो अपने जैविक परिवार के साथ नहीं रहते और ये एक स्थिर पारिवारिक परिवेश में स्वतंत्र युवा बनने तक रहते हैं। यानी कि एसओएस बाल जो ये गांव है, एसओएस बाल गांव, यहाँ पे क्या होता है? ये एक ऐसे गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जो कि अनाथ या फिर ऐसे बच्चे जिनको माता पिता ने छोड़ दिया है, ठीक है, उनको यहाँ पे पाला पोसा जाता है तब तक जब तक ये युवा नहीं बन जाते हैं। ठीक है, अब 5 नंबर में बस यही 2 लिखने हैं अगर तीनों के बारे में आ जाए, लेकिन अगर 5 नंबर में अलग से आए तब आप एक ये वाला पॉइंट लिखना। ठीक है, और 3 नंबर में ये अलग भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? 18 वर्ष के बच्चों के लिए, मतलब पॉइंट है 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो विभिन्न कारणों से राज्य की परिधि में है, सरकार के द्वारा 3 प्रकार के बाल गृह गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी से चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले प्रेक्षण गृह। यहाँ उन बच्चों को अस्थायी रूप से रखा जाता है जो अपने माता पिता से बिछड़ चुके हैं, तो उनके माता पिता के पता लगाए जाने तक, उनके मिलने तक वो यहाँ पे रहते हैं, प्रेक्षण गृह। फिर आते हैं विशेष गृह। यहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जो 18 वर्ष से कम होते हैं और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया हो, उनको रखा जाता है हिरासत में। ठीक है, जुल्म नहीं ढाए जाते, बस उनको नजरबंद कर दिया जाता है एक तरीके। फिर आते हैं किशोर यानी कि बाल गृह। यहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का कभी पता ही नहीं चल पाया है और उनको तब तक यहाँ पे रखा जाता है जब तक वो शिक्षित और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त ना कर ले। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बारी आती है युवाओं के बारे में। तो युवाओं के बारे में भी 3 ही पॉइंट है, आप ध्यान से समझ लेना। युवाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम। तो सबसे पहले बच्चों, राष्ट्रीय सेवा योजना। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना। यहाँ पे ये वर्ड नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसे इंग्लिश में एनएसएस बोलते हैं, विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम जैसे कि सड़कों का निर्माण और उनकी मरम्मत, वृक्षारोपण, सिलाई, बुनाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण में शामिल करना, यह राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आता है। दूसरा, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना। ये क्या है? नेहरू युवक केंद्र थे, इनके द्वारा युवा राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों, युवा नेतृत्व के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ग्रामीण खेलकूद आदि में शामिल होते हैं इसके तहत। फिर तीसरा आता है साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन, अर्थात अनेक युवा क्लब और अनेक स्वयंसेवी संगठन बहुत सारे अट्रैक्टिव एडवेंचरस जो साहसिक कार्य होते हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं, जैसे कि पर्वतारोहण, एक लंबी पैदल यात्रा, नौकायान, राफ्ट प्रदर्शनियां जो होती है ना कि राफ्टिंग करना वो वाली, तैरना, साइकिल चलना, ये सभी जो है वो सरकार के द्वारा करवाई जाती हैं, इन संगठन के द्वारा भी। तो सरकार इन्हें जो है ऐसे संगठनों को क्या कहते हैं? वित्तीय सहायता। ठीक है, इससे क्या होता है? युवा में साहस, जोखिम लेना और सहयोगात्मक रूप से एक टीम के रूप में काम करने की जो योग्यता होती है वो विकसित होती है। ठीक है, तो युवाओं के लिए ये कुछ कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे पता चले। अब बारी आ जाती है वृद्धजनों के लिए। तो वृद्धजनों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में सबसे पहला ये है बहुत से बहु सेवा केंद्र, जो उन्हें दिन में देखभाल, शिक्षा और मनोरंजन के अवसर, स्वास्थ्य देखभाल और संगी जो साथी वो प्रदान करते हैं। अर्थात बहु सेवा केंद्र इनके लिए बनाए गए हैं जो क्या करते हैं? जो इनकी देखभाल, इनकी शिक्षा, इनके मनोरंजन के अवसर प्रदान करते हैं, इनके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं और इनके जैसे लोग वहां पे होते हैं तो इनको दोस्त भी मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण, सुदूर और पिछड़े इलाकों में रहने वाले जो वृद्धजन होते हैं, इनके लिए मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाइयां भी यहाँ पे ये बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वृद्धजनों के लिए अपंगता
और सुनने में सहायता के लिए शायद जो यंत्र हैं वो उन तक पहुंच सके, उनको प्रोवाइड भी किए जाते हैं। बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक, भौतिक चिकित्सा केंद्र ये भी बनाए गए हैं। ठीक है, अल्जाइमर रोग, पागलपन के रोगियों के लिए डे केयर सेंटर, दैनिक देखभाल केंद्र, कुछ ये बात। ठीक है, तो ये पॉइंट थे आपके, जो कि यहाँ पे वृद्धजनों के बारे में आपको पता चले अच्छे तरीके से। एक बार दोबारा देख लो आप सभी। सबसे पहले बच्चों के लिए क्या क्या कार्यक्रम और संस्थाएं चलाई जा रही थी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर युवाओं के लिए क्या क्या चलाई जा रही थी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर वृद्धजनों के लिए वो यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश में देखेंगे बच्चों, डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पर्सनल ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, पर्सनल तो क्या क्या है भाई, एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर, असिस्टेंट हाउस मेंटेनर, डेस्क कंट्रोल सुपरवाइजर, फ्लो सुपरवाइजर, रूम अटेंडेंट, ठीक है, एंड लिनन रूम सुपरवाइजर, ये कुछ बातें। माली की भी बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, जो गार्डनर होता है उसकी बात है। एंड सेकंड क्वेश्चन में कि डेविड हैज कम टू इंडिया फ्रॉम न्यूयॉर्क फॉर द ट्रेनिंग एट अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, टेल हिम अबाउट द टू प्रोग्राम्स बीइंग रन ईच फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। तो हर एक के लिए क्या क्या चलाए जाने प्रोग्राम वो देख लीजिए। प्रोग्राम्स इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन पहली बात, तो उसके बारे में ये दो बातें भी आप बताएंगे। ठीक है, फिर ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन प्रोग्राम्स इंस्टीट्यूट फॉर यूथ, यूथ के लिए बेसिकली आप देखेंगे तीन चीजें चलाई जा रही हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड देन सबसे लास्ट है प्रोग्राम से अपने इंस्टीट्यूट फॉर द एल्डरली। ओके ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों पिछले 50 से लेके 55 मिनट के अंदर आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 12th के अपने होम साइंस के कल के पेपर के लिए, कल के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए जो आपका पहला सैंपल पेपर था, ठीक है, इसका पार्ट 2 भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। और मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जो भी क्वेश्चन समझाए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखो मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश की गई अच्छे से समझाने की, बाकी अगर आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को रिप्ले कर लेना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिए जिसके पास में भी होम साइंस का सब्जेक्ट है, ताकि वो भी तैयारी कर सके। कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं, पेपर कैसा लगा आपको, समझ में आया नहीं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस को पाने के लिए। बाकी जाने से पहले आप सभी को एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि अगर आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हो तो आज ही क्लास 12 के लिए हमारे द्वारा बनाए गए 15+ सैंपल पेपर्स को आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अभी 4 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, फिजिकल, और ये सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपको एक सब्जेक्ट जो है ना ये 149 में मिलेगा जब आप ये कोड यूज़ करोगे, जो कि सीमित समय के लिए TSP 50% ऑफ। ठीक है, और एक कॉम्बो ऑफर है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट को इन चारों में से किन्हीं 3 को एक साथ बाय करते हो तो ये आपको 399 में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉम्बो ऑफर में आपको 50 रुपीज़ का यहाँ पे भारी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है बच्चों। तो फटाफट से जाइए, खरीदिए, तैयारी कीजिए। बाकी आपके लिए अभी होम साइंस का एक और सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं लेके आऊँगा, पेपर नंबर जो 2 रहेगा। ठीक है, पेपर जो 2nd रहेगा उसके बारे में, तो उसकी भी वीडियोस आपको चैनल पे फटाफट से मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।